जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनाएंगे आपके टीचर। अब देखो, जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसको देख के आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि फ्रेंच यानी कि फ्रांस का रिवॉल्यूशन, तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हमें इसकी क्या ज़रूरत। हमने 8th क्लास तक इंडियन रिवॉल्यूशन पढ़ा एनसीईआरटी में, उनकी इंडिपेंडेंस के बारे में जाना, अच्छे से पढ़ा, जो कि हमारे देश की बात है, तो उसके लिए हमारी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो एकदम अलग चीज़ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो हमारे देश से तो एकदम अलग चीज़ है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो इसने पूरे वर्ल्ड को एक शेप दिया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल शेप दिया है, डेमोक्रेटिकल शेप दिया है। ठीक है, आपका फंडामेंटल शेप दिया है, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, आपकी सॉवरेनिटी के बारे में भी समझाया है। ठीक है, और कैसे राजतंत्र से लोकतंत्र तक लोग जाते हैं ये भी समझाया है, यानी कि आप मोनार्की सिस्टम से आप डेमोक्रेटिक और आप डेमोक्रेसी वाले सिस्टम में कैसे जाते हो, ऑटोक्रेसी को हटा के, मोनार्की को हटा के। तो इस चैप्टर को हम चालू करेंगे। एक राजा की कहानी है इसमें, जिनका नाम लुइस 16 है। ठीक है, उन्हीं की कहानी है। उससे फिर जो उन्होंने लोगों ने विद्रोह किया, क्यों किया, फिर आगे क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट कब आए, रोबियस जो हैं वो कब आए, ये सब हम लोग देखेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, और क्या करें, आप आखिरी तक बने रहें, तभी आपको चैप्टर अच्छे समझ में आएगा। तुरंत ही कुछ देख के आप जज नहीं कर सकते किसी को भी। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब तो होता है क्रांति करना। और क्रांति होती तब कब है, जब आपको दिक्कतें आए, जब प्रॉब्लम होती लोगों को, वो क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भगत सिंह वगैरह ने किया था। तो एनसीईआरटी जब आप खोलोगे तो सबसे पहले आ जाएगा फॉल ऑफ बेस्टाइल। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो है बेस्टाइल एक बहुत बड़ा किला था, ये राजा का किला है, जहाँ पर जिसको एज अ प्रिजन भी किया जाता था, इसको एज अ प्रिजन भी नोटिस किया जाता था, क्योंकि ये भाई जिसमें लोगों को बंद करके रखा जाता था। तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ, ठीक है, सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ अलार्म। जो पेरिस की जो सिटी थी वहाँ पर अलार्म, एकदम अचानक से शोर शराबा मच गया, मतलब एकदम वो लोग डरे हुए थे, या फिर कहोगे चौंके हुए थे। क्यों? क्योंकि एक अफवाह फैला दी गई कि किंग कमांड ट्रूप्स टू इंटर द सिटी एंड किल सिटीजन्स। अब ये जो सिटीजन्स है 3rd स्टेज के लोग हैं, ये भी हम बताएंगे, 1st स्टेज, 3rd स्टेज और 2nd स्टेज, ये सब क्या है। ठीक है, तो किंग ने कहा कि सबको खत्म करना है। ये अफवाह है कि नहीं, ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो ये किंग ने बातें फैला दी, ये 3rd स्टेज के लोगों को मतलब कहा, ठीक है, तो वो लोग अपना विद्रोह करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि किंग हमको मारे, इससे पहले हम खुद वार कर दे जाके। तो उन्होंने क्या किया, सबको इधर उधर तोड़ने फोड़ने लगे, और लास्ट में जाके जो बेस्टाइल का किला था उसको तोड़ दिया। मतलब ये उनकी बहुत बड़ी ताकत हुई एक हिसाब से, कि राजा के अंदर जाके विद्रोह करके राजा का जो मेन किला है, जो किंग लुइस का मेन किला है, उसको वो तोड़ दें। ठीक है, ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब ये सब बताएंगे अभी ये क्यों हुआ है, तो शुरुआत है, तो थोड़ा सा आपका समझ लो ओवरव्यू है ना। अब इसके बाद बात आती, जैसे बहुत लोग को लगता होगा कि अपने यहाँ थोड़ा सा कास्ट सिस्टम था ना, जैसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वैसे वहाँ पर जो था, क्या कहते हैं, फ्रेंच में या फिर आप यूरोप में कहोगे, वहाँ पर थोड़ा स्टेज वाला सिस्टम था। इसे 3 स्टेज वैसे फेमस थी, 1st स्टेज, 2nd स्टेज और 3rd स्टेज। अब 1st स्टेज जो जिसको क्लर्जी कहते हैं, क्लर्गी या आप अलग भाषा में कह सकते हो ना, इसमें जो होते हैं ये आपके पूजा पाठ वाले लोग रहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पीपुल ऑफ चर्च। ठीक है, चर्च के जितने भी लोग हैं, चर्च के जितने भी जो हैं, बस अगर वो चर्च से जुड़े हुए हैं तो वो क्लर्जी हैं, वो राजा से भी ऊपर आएंगे। 2nd में जिनको हम लोग कहते हैं द नोबिलिटी, इसमें किंग आते हैं, क्वीन आती हैं, नोबल ऑफ स्वॉर्ड आते हैं, जितने भी जो मतलब तलवार वाले होते हैं, सेनापति वगैरह। ठीक है, प्रिंसेस आती है वहाँ की, जितने भी रॉयल ब्लड के हैं, ठीक है, मतलब जो राजा से निकले हैं, ब्रॉन्ज बैरॉन्स आते हैं, नाइट्स आते हैं, और आपके नोबल ऑफ रोब आते हैं ना, ये वहाँ की उपाधियाँ हैं। ठीक है, अब जो 3rd स्टेज में सब लोग आते हैं, वो सब लोग कौन है, या तो उसमें लॉयर आ सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, सोल्जर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, शॉपकीपर हैं। और आप इतना समझ लेना, 1st और 2nd वालों की तो बहुत इज्जत है, और 3rd वालों की कम है। और अगर टैक्स भी लिया जाता है तो 1st और 2nd वालों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, केवल 3rd वाले टैक्स वो आके क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इनको दिक्कतें हैं। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन भी यहीं से आएगा। अब देखो क्या हुआ, अब ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। जो 1774 था, उसमें लुइस 16 जो था वो बर्बन फैमिली से थे। ठीक है, जो राजा की राजशाही फैमिली थी वो बर्बन थी। तो बर्बन की फैमिली से ये लोग क्या, ये अपना सत्ता पाता है, तो एक शादी कर लेता है ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस है, मैरी एंटोनिएट से ना, मैरिया एंटोनिएट ऐसा नाम है इनका, विदेशी नाम है। ठीक है, अब क्या होता है,
ये तो था मतलब जो किंग था लड़ाई वड़ाई में कुछ ज़्यादा ही रहता था जो लुइस था। तो इसने क्या किया, लॉन्ग वॉर इसकी चली, ठीक है, मतलब वही दूसरे राज्य से वॉर करना। तो जब बहुत दिनों तक इनकी लड़ाई चलती रही, कोई नतीजा नहीं निकला, तो क्या हुआ, खाना वाना खत्म होने लगा, सैनिकों को ज़्यादा खाना मिल रहा था, तो फाइनेंशियल सोर्स उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रगल टू सर्वाइव हो गया। जबकि देखो जब उन्होंने अपना पैसा पूरा बर्बाद कर दिया तो ज़्यादा अनाज नहीं उग पा रहा, लोगों को खाने की कमी हो रही, और धीरे धीरे लोगों की आबादी भी बढ़ती है। तो क्या हुआ भाई, इनकी आबादी भी बढ़ गई, 23 मिलियन से इनकी 28 मिलियन आबादी भी हुई, ठीक है, तो और कमी हो गई। तो रैपिड डिमांड हो गई किसकी, फूड ग्रेन्स की, ठीक है। अब फूड ग्रेन्स की ज़्यादा डिमांड हो गई, तो ज़्यादा पूरा करने के लिए राजा ने सोचा कि टैक्स और बढ़ा दिया जाए, ठीक है, टैक्स और बढ़ा दिया जाए। तो टैक्स बढ़ाने के लिए राजा ने क्या किया, उन्होंने कहा ये फर्स्ट वाले टैक्स नहीं देंगे, सेकंड वाले नहीं देंगे, उसने क्या किया, थर्ड वालों से कहा कि तुम टैक्स दो। अब उन्होंने भाई मनाही कर दी कि टैक्स तो हम लोग नहीं देने वाले, ठीक है। उसी में रिवोल्यूशन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि हम लोग टैक्स तो नहीं देने वाले, राजा भी थोड़ा सा चिढ़ गए, ठीक है। फिर अब इसके आगे क्या कहानी होगी पूरी हम लोग अभी आगे देख ही रहे हैं, आप जब तक ये इतना नोट कर लो। देखो अब ये तो हमने बात की ही कि वॉर के बाद क्या हुआ कि लड़ाइयाँ होने लगी, खाना कम पड़ने लगा, ठीक है, और जो राजा था वो सारे अपने पैसे लड़ाई में बहा रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, आउटब्रेक हो गया, रेवोल्यूशन मतलब फैलने लगा भयंकर। और लुइस जो 16 था वो इतना पागल था कि उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, मतलब और जनता जो पागल थी उसको और पागल कर दिया। और उसने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिया और कहा जो टैक्स है वो केवल थर्ड स्टेज वाले देंगे, नहीं फर्स्ट वाले देंगे, नहीं सेकंड वाले देंगे। फिर हुआ क्या, उसने एक कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। वहाँ एक स्टेट जनरल होता था फ्रांस में जो राजा बुलाता था, उसमें होता है था फर्स्ट स्टेज के होते थे 300, सेकंड स्टेज के होते थे 300 और थर्ड स्टेज के होते थे 600। अभी देखने से ये लग रहा है कि यार थर्ड स्टेज की तो पावर ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल नहीं ज़्यादा है। ये नाम है, देखो ये 300, ये 600, लेकिन इसमें होगा क्या, फर्स्ट वाला 300 जो वो 1 वोट देगा, सेकंड वाला 300 जो वो 1 वोट देगा, और थर्ड वाला जो 600 है वो भी 1 वोट देगा। तो देख लो ये उल्लू बनाने का तरीका कितना मस्त है भाई, नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, ये 600 है इनका भी 1 ही वोट, ये 300 इनका भी 1 ही वोट, ये 300 इनका भी 1 ही वोट। तो यहाँ से हमेशा होता क्या था, इस बार भी वही हुआ, 2 वोट पक्ष में आए टैक्स के और 1 विपक्ष में। तो क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया। अब यहाँ से जनता बिल्कुल नहीं खुश हुई, उसने कहा एक काम करो, नंबरिंग वाइज करो। मान लो नंबरिंग वाइज है तो इसमें से कुछ ना कुछ इनकी तरफ आ जाते, 1 भी आ जाता तो ये लोग जीत जाते हैं, क्योंकि ये तो 600 के 600 नहीं देंगे वोट, क्योंकि इनके खिलाफ काम हो रहा है। तो राजन का ये नहीं मान सकता मैं, जो तरीका चलता आ रहा चलेगा। फिर जनता पागल हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब जब जनता पागल होगी तो उन्होंने अपना नया सिस्टम बनाया कि हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे। तो उनको मतलब उनको चलाने के लिए 2 लोग आए जो उनके लीडर बने, एक हैं आपके मीराबियू और आपका एक अबिसियस, ठीक है। तो अबिसियस ये दोनों कोई आपके थर्ड स्टेज वाले नहीं है, एक आपका है सेकंड स्टेज वाला और एक आपका फर्स्ट स्टेज वाला। देखो जो रिवोल्यूशन आता है वो नीचे वाले करना चाहते हैं, लेकिन वो रिवोल्यूशन तभी अच्छे से आएगा जो हैं, जो प्रताड़ना करने वाले उनके अकल आ जाए, समझ रहे हो बात। तो ये दोनों करते क्या था, मीराबियू जो थे उनके पास नॉलेज बहुत अच्छी थी, वो पढ़ने लगे थे, अच्छे थिंकर थे, तो वो पावरफुल स्पीचेस देते थे और उनका कोई तोड़ नहीं निकल पाता था। वैसे अबिसियस थे, ये एक मंदिर, ये आपकी चर्च में प्रीस्ट थे, ठीक है, चर्च में क्या थे, प्रीस्ट थे, पुजारी समझ लो, ठीक है। वो क्या थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, व्हाट इज द, या फिर उनका जर्नल कह सकते हो, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ई स्टेट अपनी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ से उनका रिवोल्यूशन अच्छे से बढ़ने लगा और ये दोनों ने साथ भी दिया, क्योंकि ये दोनों काफ़ी पढ़े लिखे भी थे। अब आगे क्या क्या प्रॉब्लम आई पता है, वहाँ पर देखो एक मतलब जैसे मान लो कोई माँ है तो अपने बच्चे को उस समय इतनी दिक्कतें थी कि ब्रेड खिला सकती थी, और ब्रेड में भी इतना लूटमार हो गया। वहाँ के जो वर्कर्स थे वो क्या करते थे, ब्रेड को छुपा के रख लेते थे कि जब और महंगा होगा तो बेचेंगे, और राजा इसमें कुछ भी नहीं कर रहा था। तो एक बच्चा जो छोटा था वो एक ब्रेड भी नहीं खा सकता था, समझ रहे हो, ब्रेड जो छोटी सी होती, 2 ब्रेड थी, 2 तरह की ब्रेड थी, एक महंगी थी एक सस्ती थी, सस्ती वाली भी खाना समझ लो हराम था बिल्कुल, ठीक है। तो ब्रेड प्रॉब्लम हुई, जो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे जो नॉर्मल खाना है जो सबसे सस्ता मिलता था वो बहुत महंगा हो गया, तो आप रोटी दाल चावल को छोड़ ही दो, ठीक है। अब फ्रांस क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर जब ज़्यादा दिक्कतें हुई तो राजा की ऐसी तैसी करने के लिए सब तैयार हो गए, और क्या किया उन्होंने अपना पूरा, जब सब लोग अपना अधिकार मांगने लगे तो राजा ने क्या किया, चलो अच्छा ठीक है, उन्होंने मतलब डिमांड की कि हमको एक संविधान दे के दो आप, ठीक है, आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा, आप एक संविधान बनाओ जिसमें थर्ड स्टेज वाले भी अपने वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो फ्रांस बिकम हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया वो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया तो उसमें हुआ क्या, नेशनल असेंबली जो थी जिसमें थर्ड स्टेज के काफ़ी लोग थे, उन्होंने कंप्लीट किया अपना ड्राफ्ट, तो 1791 को वो बन गया आपका क्या, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मतलब राजशाही तो है लेकिन संविधान भी साथ में, जैसे अभी फिलहाल इंग्लैंड है, ठीक है। उन्होंने क्या इंक्लूड किया, लेजिस्लेचर इंक्लूड किया, एग्जीक्यूटिव इंक्लूड किया और जुडिशरी किया, ठीक है। लेजिस्लेचर आपकी गवर्नमेंट में आ जाती है, गवर्नमेंट के काम को जो एग्जीक्यूट करती है वो एग्जीक्यूटिव होती है, और जुडिशरी आपकी कोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है।
अब देखो जब ये रिवॉल्यूशन चल रहा था तो कुछ सिंबल बड़े फेमस हुए हैं, ठीक है, हम एक एक करके सारे सिंबल को समझेंगे, ठीक है। जो जो आपके बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे या थिंकर थे, उन्होंने अपने सिंबल्स दिए हैं। जैसे एक पहला सिंबल है ब्रोकन चेन, ठीक है, ये ऐसे था, ये आप बुक में देखोगे ऐसे था, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर ये चेन है, ऐसे एक दूसरी चेन है, ये यहाँ पर ऐसे टूटी हुई है, ठीक है। तो ब्रोकन चेन्स का मतलब है कि हम लोग आज़ाद हो गए, अब किसी के गुलाम नहीं है। फिर दूसरा सिंबल क्या आपका बंडल ऑफ रॉड है। बंडल ऑफ रॉड से ये बताना चाह रहे हैं जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी होती है। भाई आपको कोई एक लकड़ी देगा आप तोड़ दोगे, ठीक है, वही 10 लकड़ी एक साथ दे देंगे तो तोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत मुश्किल से ही टूट पाएगी, ठीक है। तो ये इन्होंने सिंबल देना चले कि स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी, एक इंसान को आदमी पछाड़ सकता है, जब संगठन आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आई इन काइंड ट्राइंगल, अभी आप लोग जानते होंगे, बहुत बार सुना भी होगा कि ये सिंबल इल्यूमिनाटी का होता है, एक आई हो उसके ऊपर ट्राइंगल हो, ठीक है। लेकिन जो फिलॉसफी में इसका मतलब है, आई बना है, आई के ऊपर से रोशनी निकल रही है वो ट्राइंगल में, तो इसका मतलब नॉलेज से होता है, ठीक है। तो ये आई इन ट्राइंगल का मतलब नॉलेज सबके पास होनी चाहिए, कहने का मतलब है। स्केप्टर क्या है ये बता रहे हैं, ये जो एक होता है ना रॉयल फैमिली का जो डंडा होता है वो चीज़ है ये स्केप्टर, इसका नाम था, इसको कहते हैं रॉयल फैमिली रॉड, ठीक है। अब ये स्केप्टर आपका क्या होता है, रॉयल फैमिली रॉड होती है। उसके बाद आप क्या है देखो, ये चीज़ तो हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या, औरोबोरस रिंग। अब ये देखो जिसने भी लोकी की सीरीज देखी होगी सेकंड सीजन वाला, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा मतलब मैथोलॉजी का यूज़ करके औरोबोरस के बारे में बताया। औरोबोरस एक ऐसा सांप है जो अपनी पूंछ खुद खाता है, मतलब वो एक कंप्लीट सर्कल को दिखाता है, ठीक है। उनका एक ट्री भी आप जानते होंगे नॉर्स माइथोलॉजी में, ठीक है। तो ये औरोबोरस रिंग है, ये ऐसे थी, मान लो एक सांप है वो अपनी टेल जो है वो खुद ही खा रहा है, ये ऐसे, ठीक है। ये रिंग इन्होंने दिखाया, ठीक है, मतलब इन्होंने दिखाया कि कंप्लीट चीज़ें कैसे हो सकती है, ये इसमें बता देते हैं। और रेड फ्रिगियन कैप, अब ये क्या थी, रेड फ्रिगियन कैप ये थी जब कोई स्लेव होता था, कोई गुलाम होता था, वो जब आज़ाद होता था तो उसको ये रेड कैप मिलती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, सब लोग ये कैप पहनने लगे, ठीक है। इतना तो समझ में आया आपको बात। अब देखो जब रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, तो बहुत सारे क्लब आने लगे, बहुत सारे संगठन बने। उसमें एक जो सबसे फेमस संगठन था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था, जैकोबिन क्लब। अब ये जो जैकोबिन क्लब था ये इतना फेमस इसलिए हुआ क्योंकि इसके जो हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये बहुत फेमस हुए अपने कामों की वजह से, ठीक है। इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें की और यही लगभग सरकार जो असेंबली थी चलाने लगे। क्यों, न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी उसने कन्वेंशन किया, एक कन्वेंशन बनाया, एक ड्राफ्ट बनाया, मतलब उन्होंने कहा कि ये जो है अब राजशाही यहाँ से खत्म, अब जो होगा इलेक्शन वगैरह होंगे, यहाँ से सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। मतलब अब उनका शासन नहीं रहेगा राजा का। फिर राजा के साथ क्या हुआ, उनको ग्लूटिन से मार दिया गया। ग्लूटिन ये होता है कि मान लो आपका सर रखा एक खांचे में, ठीक है, और ऊपर से बहुत बड़ा हथियार गिरा और सर कट गया। ऐसे पहले राजा को मारा, फिर रानी को भी मार दिया, ऐसा सिंपल सा हुआ, ठीक है। अब ये जो आपका न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनी, इनके ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बने, ठीक है। इट एब्लिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। इन्होंने एक काम अच्छा किया कि जो फ्रांस था उसको रिपब्लिक बना दिया, ठीक है, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया। और क्या किया, और इन्होंने थोड़े अच्छे काम करने लगे। लेकिन उसके बाद जो चालू हुआ वो रीजन ऑफ टेरर चालू हुआ, रेन ऑफ टेरर जिसको कहते हैं, रेन ऑफ टेरर चालू हुआ। इसका मतलब है कि 1793 से 1794 तक बहुत सारा शोर होने लगा। मतलब समझ रहे हो आप क्या हुआ, मतलब इतनी दिक्कतें बढ़ गई। इन्होंने क्या किया, जो इनके खिलाफ बोले उसको ग्लूटीन में डाल दो, जो इनके खिलाफ बोले उसको ग्लूटीन में डाल दो। कुछ अच्छा बोल रहा है कोई तब भी मार दो, कोई बुरा बोल रहा है तब भी मार दो, कोई अच्छी बात कर रहा है तब भी उसको खत्म कर दो। तो लोग पगला गए कि ये तो कोई पागल आ गया, ये तो राजा से भी बेकार इंसान आ गया। तो इसको ही एक दिन कोर्ट ने कहा कि ये कन्विक्टेड है, मतलब ये दोषी है, और इसको क्या किया इन्होंने, ग्लूटीन में इसको भी चढ़ा दिया। ग्लूटीन समझ लो फ्रांस में फेमस था, कोई कुछ गुनाह करे सीधा ग्लूटीन से काम तमाम करो, ठीक है, ना कोई सजा देना ना कुछ, सीधा ग्लूटीन, एक बार में सर कट गया। ऐसे पहले राजा को मारा तो राजा का सर सबको दिखाया, ठीक है, ये ऐसी फोटो एनसीईआरटी में। फिर रानी को मारा, रानी का सर सबको दिखाया। रानी का नाम बताया था एंटोइटे ना, ऐसे नाम था आपका। कहाँ की थी वो, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक बात और आएगा कि इतनी सारी चीज़ें चल रही, लेकिन यहाँ पर कहीं किसी ने वुमेन के अधिकार की बात ही नहीं की। तो 1748 से 1793 तक ओलंपिया डी जॉर्ज, उन्होंने औरतों के बारे में बहुत कुछ करने की कोशिश की, ठीक है। और इन्होंने जो उस समय की रानी थी, जो अब तो मर चुकी है ना, अभी जहाँ हम लोग कहानी में आ चुके, उनसे उन्होंने कहा कि आप अपने औरतों के बारे में कुछ कीजिए, उनको भी राइट्स दिलाइए। तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। और फिर इन महाशय को पता चला मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को, तो इन्होंने उसको भी ग्लूटीन देके मरवा दिया, समझ रहे हो। तो इनका तो काम यही था कि ग्लूटीन देके मरवाना, तो ये भी अपना उसी हिसाब से मर गए, ग्लूटीन देके उनका काम हो गया। यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ पूरी समझ में आई होगी, आप ये अच्छे से पूरा नोट कर लें। देखो अब आपके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को हटाने के बाद ऐसे नॉर्मल चलता रहा, ठीक है।
फिर स्लेवरी, एक जो है फ्रांस में हुआ था, ये भी आगे की बात है, लेकिन आप याद रखना जो गुलामी थी, स्लेवरी थी, उसको 1848 में हटा दिया गया। अब क्या हुआ, इन पहले तो ऐसे चलता रहा नेशनल असेंबली, फिर 1804 में क्या हुआ, आपके आए नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इनका नाम बहुत सुना होगा। इनको क्या, इन्होंने क्या किया कि यार कुछ अच्छे से चल नहीं रहा, लोग भी बहुत कंफ्यूज थे कि मोनार्की अच्छी है, ऑटोक्रेसी अच्छी है कि क्या, या फिर डेमोक्रेसी अच्छी है। तो इन्होंने क्या कहा, अपने आप को क्राउन बना लिया वहाँ का, आपके कहा इम्परर फ्रांस का बना लिया, ठीक है, और बहुत दिनों तक इन्होंने मतलब राज किया, कम से कम 10 साल तक तो राज किया ही, ठीक है। कॉन्कर किया इन्होंने, एक काम चालू किया, अगल बगल की कंट्रीज़ को कॉन्कर किया फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस ने जर्मनी को कॉन्कर किया, आप लोगों को सब पता होगा, ठीक है। कॉन्कर यूरोपियन कंट्रीज फाइनली डिफीटेड, भाई हार कहाँ जाते, वाटरलू की लड़ाई जो बहुत फेमस लड़ाई थी, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं। इनके कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं। अब देखो इसके आगे क्या हुआ, इसे हम लोग क्लास 10th में जानेंगे, ठीक है। अभी इनके आइडियाज़ क्या थे, लिबर्टी थी इनके, मतलब सबको सोचने की अच्छे से क्षमता, और मॉडर्न लॉस इन्होंने दिए हैं। बस यहाँ ही तक आपका चैप्टर था, इसको अच्छे से भी हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, जितना भी अभी हमने पढ़ा उसके नोट्स बनाने हैं, पढ़ाई करते रहना है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। पढ़ते बिल्कुल रहना है भाई, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है। कोई के पिताजी कुछ करते होंगे, किसी के कुछ करते होंगे, भाई कैसे पैसे जोड़ के ला रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम करता होगा, तो आपको भाई कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। वो काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप ऐसा करो कि उनको आपके ऊपर ना जो, भाई वो ना पढ़ पाए इसलिए वहाँ काम कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो आपको वैसा मतलब उससे तो कुछ अच्छा बनना है, ठीक है। अच्छा बनने का सेंस समझ लो, पढ़े हो तो उस हिसाब से, ना पढ़ो तो वो काम बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई देश वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ने के बाद वो कर रहे हो तब तो गलत है ना, तो पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। अगर वही करना तो भाई 15-16 साल की उम्र से लग सकते हो आप, ठीक है। काम हर अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन पता चले आप इंटर कर चुके हो, फिर बीएससी कर चुके हो और उसके बाद वो करो तो सही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। जय हिंद।